नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अचानक राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात करते हैं। 3 दिसंबर को हुई ये मुलाकात पूर्व निर्धारित नहीं थी। अचानक हुई इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि नए मंत्रिमंडल की संरचना सामने आने वाली है। 2 मंत्रियों का पद वैसे ही खाली है और 3 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। विभागों के फेरबदल को लेकर जिस तरह की बातें होती रही, यहाँ गहराई से समझने वाली बात यह है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व फिलहाल मंत्रिमंडल के बारे में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय यानी राज्य नेतृत्व भी इस दिशा में कोई निर्देश नहीं दे रहा है। इसलिए सीएम विष्णुदेव साय के ऊपर पूरा दारोमदार है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे करें और 2 नए चेहरों को जो शामिल करना है उसमें हो रही देरी पर कैसे विराम लगाते हुए बस्तर और रायपुर संभाग से एक और मंत्री बनाया जाए, क्योंकि बस्तर और रायपुर संभाग से फिलहाल एक मंत्री है। इसलिए क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से इन्हीं संभागों से नए मंत्री बनाए जाने हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल की यह मुलाकात वैसे तो डिप्लोमेटिक कही जा रही है, लेकिन अंदर खाने की चर्चा यह भी है कि हरियाणा में भी 90 विधायक हैं जैसे छत्तीसगढ़ में है। हरियाणा में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें भी 13 मंत्रियों में 11 को कैबिनेट की रैंक दी गई है। 1 मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला है, लेकिन हरियाणा में कोई भी डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है। हरियाणा के हालात छत्तीसगढ़ से किस तरह से जुदा है ये हर किसी को मालूम है, लेकिन बदले हुए हालात में बदली हुई भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है। अब क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का पुनर्गठन और विस्तार का पूरा मामला विष्णुदेव साय के पाले में है, इसलिए मंत्रिमंडल के आस पाले हुए नए चेहरों पर कुछ आशा और खुशी की किरण नजर आने लगी है। जिस तरह की लॉबिंग की जा रही है और पिछले साल जब दिसंबर में नया मंत्रिमंडल बना था तब भी 7 नए चेहरों को मौका दिया गया था। इसलिए नए चेहरे चाहते हैं कि उन्हें भी मौका दिया जाए। परफॉर्मेंस के आधार पर जो ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठा की जा रही है उससे ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। जमीनी कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार या पुनर्गठन को लेकर जाति समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का भी ख्याल रखा जाना एक चुनौती होगी। गौर करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जो बिहार के मंत्री भी हैं, 2025 में बिहार में चुनाव है, इसलिए उनका पूरा फोकस अपने राज्य में हो सकता है। जबकि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जिनके पास 16 राज्यों की जिम्मेदारी है, इसलिए उनकी व्यवस्था स्वाभाविक रूप से अन्य राज्यों में होती है। नितिन नवीन और शिव प्रकाश छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। बीते शनिवार और रविवार को संभाग स्तरीय बैठक ली। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये हाई प्रोफाइल बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी गई। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से प्रतिनिधि के रूप में शिव प्रकाश और नितिन नवीन ने जिस तरह से मेहनत की, लगातार बैठकें की और लगातार जिस तरह से फीडबैक लिया और जिस तरह की जानकारी जुटाई, स्वाभाविक रूप से पार्टी शीर्ष नेतृत्व के सामने सारी बातें रखी जाएगी। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और भाजपा के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन चूंकि अन्य राज्यों में व्यवस्थित होने वाले हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि काफी लंबे समय तक उनका प्रदेश में अब प्रवास नहीं होगा। ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात करना और बंद कमरे में हुई इस चर्चा का सार्वजनिक नहीं होना अटकलों के बाजार को एक बार फिर गर्म कर दिया है। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की हुई इस मुलाकात के ठीक 2 हफ्ते बाद 16 दिसंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार या पुनर्गठन इससे पहले ही होगा। आने वाली 13 दिसंबर को भाजपा के सबसे प्रमुख रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। मौका बनाया गया छत्तीसगढ़ ओलंपिक का। हो सकता है उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार या पुनर्गठन हो जाए। नए चेहरों के अटकलों के बीच पुराने नामों पर भी चर्चा हो रही है। अजय चंद्राकर और अमर अग्रवाल 2 स्वाभाविक से नाम हैं। ये पुराने अनुभवी चेहरे हैं। मौजूदा विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों को शामिल करने की मांग अंदर खाने उठ रही है। बृजमोहन अग्रवाल एक अनुभवी और पुराना चेहरा रहे, लेकिन उनके सांसद बन जाने के बाद स्वाभाविक रूप से यह कमी कहीं ना कहीं खल रही होगी। वैसे सोशल मीडिया के दौर में नए चेहरे और पुराने चेहरों के समर्थक अपने नेताओं का नाम आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह का माहौल क्रिएट करते कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व के लिए असमंजस वाले हालात होते हैं।
और ऐसे हालात कहीं ना कहीं असंतोष पैदा करते हैं। फिलहाल पार्टी नेतृत्व और सरकार से जुड़े हुए सूत्र उन 3 चेहरों पर ज्यादा फोकस है जिनके परफॉर्मेंस को लेकर लगातार शिकायत है। मंत्री बनने के बाद आम जनता के बीच उनका कैसा रवैया रहा और किस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा, सारी रिपोर्ट मंगाए जाने के बाद अब तैयारी इस बात की भी है, यदि उन 3 बने बनाए मंत्रियों को हटाया जाता है तो उनके बदले जिन्हें शामिल करने की तैयारी हो रही है उससे आने वाले समय में कितना बेहतर किया जा सकता है और जो 2 पद खाली हैं उसके लिए भी जाति और क्षेत्रीय समीकरण को कैसे साधा जा सके। यहाँ हमारे पास जो अंदर खाने की जानकारी है कि बृजमोहन अग्रवाल और उनके समर्थक जब से उन्हें मंत्री पद से हटाया गया है या वो सांसद बन गए हैं, इससे वो पूरी तरह संतुष्ट तो नहीं है। वो अलग बात है कि ऑन कैमरा कभी इस सच्चाई को नहीं स्वीकार किया जाता। फिलहाल लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस बीच बृजमोहन अग्रवाल का एक बयान फिर से चर्चा में आ गया है। मैं आपका ध्यान हरिभूमि में 28 नवंबर को दिल्ली से प्रकाशित एक खबर की तरफ ले जाना चाहूंगा, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल ने अपने शिक्षा मंत्री रहते 33,000 शिक्षकों का जो मुद्दा विधानसभा में उठाया था उसे एक बार फिर दोहरा दिया है। जैसे कि समाचार के हेडिंग में छपा है, बृजमोहन अग्रवाल ने 2 टूक कहा है 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति वित्त विभाग में अटकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बुधवार को ट्वीट के माध्यम से बृजमोहन अग्रवाल ने बेलाग होकर युवाओं के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनकी मांगे जायज है। मैंने 33,000 शिक्षकों की घोषणा की थी। राज्य में कुल 76,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। सभी पद शिक्षा विभाग से अनुशंसित है। इसके लिए अलग से बजटीय प्रावधान की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ वित्तीय प्रावधान की वजह से वित्त विभाग में फाइल अटकी हुई है। बृजमोहन अग्रवाल के छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री पद से हटे करीब 8 महीने हो गए हैं। बावजूद इसके आखिर बृजमोहन अग्रवाल पुरानी बातों को क्यों दोहरा रहे हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं असंतोष पनप सकता है। गौर करने वाली बात है कि जब वित्त मंत्रालय और मुख्यमंत्री की ओर से कोई अनुशंसा नहीं गई, कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, तो 33,000 शिक्षकों की भर्ती विधानसभा में जैसा कि उन्होंने घोषणा की थी उस पर अमली जामा कैसे पहनाया जा सकता है। इसी साल फरवरी 2024 में विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बृजमोहन अग्रवाल ने जब ये बातें कही थी तब भी 33,000 शिक्षकों की भर्ती वाले मुद्दे पर कैबिनेट की सहमति नहीं बनी थी। उनकी घोषणा के बाद वो लोकसभा में प्रत्याशी बनाए गए और बाद में लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हटी और शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास आया तो उन्होंने विधानसभा में बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ बताया पूरे भारत का अनुपात शिक्षकों और छात्रों के बीच में 26:1 का है, यानी 26 विद्यार्थियों के पीछे 1 शिक्षक है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह अनुपात 21:1 का है, यानी 21 छात्रों के पीछे 1 शिक्षक है। जाहिर तौर पर जब बड़ी जिम्मेदारी से विधानसभा में ऐसी बातें रखी जाती है तो उससे संकेत साफ है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक अतिशय है। औसत के हिसाब से जो एवरेज निकल कर आ रहा है। बावजूद इसके यहाँ गौर करने वाली बात है कि सोशल मीडिया के दौर में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की याद दिलाई जाती है और बताने की कोशिश की जाती है कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया गया था और बताने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जैसे लिखा था उसका पालन होना चाहिए। लेकिन मौजूदा सरकार के पास जो मजबूरियां नजर आ रही है वो ये है कि सरकार बने अभी 11 महीने ही हुए हैं और जिस तरह के वित्तीय हालात है, खासकर महतारी वंदन के लिए 700 करोड़ रुपए हर महीने जुटाने पड़ते हैं और अब 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदी के लिए भी भारी भरकम लोन लेना पड़ेगा। ऐसे में केंद्र की ओर से जब तक कोई ठोस और मजबूत मदद नहीं मिल जाती तब तक मोदी गारंटी पूरी नहीं हो सकती। युवा अधीर है, बेरोजगार है, स्वाभाविक रूप से ऐसे तर्क उन्हें रास नहीं आएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं विरोध के स्वर सोशल मीडिया में दिखते हैं। बृजमोहन अग्रवाल का जो ताजा बयान जिसे मैंने हरिभूमि के एक समाचार के रूप में प्रस्तुत किया, बृजमोहन अग्रवाल के ऐसे बयान मौजूदा हालात में कहीं ना कहीं आग में घी का काम करते हैं। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल जिस तेवर की राजनीति करते हैं, जितने वरिष्ठ हैं, लगातार 8 बार तक विधायक रहने के बाद रिकॉर्ड वोटों से सांसद चुन के आए और उसके बाद उपचुनाव भी उन्होंने भारी वोटों से अपने समर्थक और अपने पसंद के उम्मीदवार सुनील सोनी को जितवाया, तो जाहिर तौर पर उनका राजनीतिक वजूद और कद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। भाजपा के ऐसे कद्दावर शख्सियत को समझाने की कोशिश करे तो भला कौन करे कि जिससे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिकूल माहौल निर्मित हो सकता है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार ये वादा किया है कि जो हमने घोषणा की है उसे जरूर पूरा करेंगे। 1 लाख सरकारी पदों की घोषणा की गई थी, लेकिन साथ ही लिखा गया था कि खाली पदों पर नियुक्तियां चरणबद्ध तरीके से होगी, यानी योजनाबद्ध तरीके से पूरे 5 साल के एजेंडे के अनुसार की जाएंगी, एक साथ भर्तियां नहीं होगी। तमाम ऐसी चुनौतियों के बीच भारतीय जनता पार्टी को आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी जाना है। बदले हुए हालात में विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने एक बेहद अहम
और बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि नगरीय निकाय चुनाव में अब मेयर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, यानी पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता वोट करेगी। 6 दिनों के भीतर कैबिनेट की दूसरी बैठक में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण के नियम को भी बदला है। पहले 25% आरक्षण होता था, अब ओबीसी की संख्या के अनुपात में 50% तक का आरक्षण मिलेगा। इन दो बड़े फैसलों के अलावा पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। ऐसे बड़े फैसले कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए एक मजबूत कड़ी साबित होंगे। इसके क्या राजनीतिक मायने होंगे, आने वाले दिनों में इसके असर को देखकर समझा जा सकता है। 16 दिसंबर से छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र के प्रारंभ होने के पहले विपक्षी कांग्रेस भी अपना परफॉर्मेंस दिखा देना चाहती है। कहीं ना कहीं लगातार हार से हतोत्साहित कांग्रेस के नेता ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो भी अस्तित्व में हैं, उनमें कोई गुटबाजी नहीं है, जबकि अंदर खाने जो काफी मनमुटाव चल रहा है उसे भी ढकने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी जिलों में सोसाइटी चलो अभियान चलाएगी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता अलग अलग सोसाइटी में जाएंगे और वहां धान खरीदी की क्या स्थिति है इसकी जानकारी लेंगे। ऐसी कवायतों से जाहिर तौर पर वीडियो और फोटो तो अच्छे बनेंगे, जनता में इसका क्या असर पड़ता है, किसान इस बारे में क्या सोचते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जो कांग्रेस का नेतृत्व चाहता है, जिस तरह से किसानों के एक बड़े वर्ग को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से कहीं ज्यादा कांग्रेस की नीतियां अच्छी है। लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान को जब 31 रुपए धान की कीमत मिल रही है और सभी मांगों को लगभग मान लिया जा रहा है, जैसा कि हमेशा होता है कि मांगे कभी कम नहीं हो सकती, कभी किसी को पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया जा सकता। कुछ नई मांगों को लेकर, कुछ नई बातों को लेकर, कुछ कमियों को गिना के जब आंदोलन खड़ा होता है तो हमारे सफेद पोश नेता इसका पूरा पूरा श्रेय लेते हैं। क्या ऐसा श्रेय वोट दिला सकता है? जमीन पर हालात कैसे हैं? लगातार हम ऐसी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी जनता नकली वादों और नकली घोषणाओं से सावधान रहती है और ऐसे नकली चेहरों को भी पहचानती है जो बोलते कुछ है करते कुछ हैं। राजनीति के ऐसे बदले बदले हालात को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में मंडल स्तर में 35 से 45 वर्ष के युवाओं को मौका देने की कोशिश शुरू की है। जो एक गाइडलाइन तैयार की गई है कि 40 से लेकर 60 साल तक जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे लाना चाहती है। अपने संगठन चुनाव में कसावट लाने के लिए कुल 17 नई नियुक्तियां की है। आपकी स्क्रीन में वो नाम दिख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के। ये जाने पहचाने चेहरे हैं। रजनीश कुमार सिंह, राजा पांडे, सौरभ सिंह, भूपेंद्र सोनी, अनुराग सिंहदेव, रामजी भारती, संजय श्रीवास्तव, जगदीश रामू रोहरा, भरत लाल वर्मा, विकास मरकाम, भीमसेन अग्रवाल, शंकरलाल अग्रवाल, निरंजन सिन्हा, नारायण चंदेल, राम सेवक पैकरा, अशोक बजाज, नरेश शिंदे। इनके ऊपर जवाबदारी की पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन जिलों में मंडल और जिला स्तर पर चुनाव को संपन्न करवाएं, जिसके लिए उन्हें जिला पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर हम लगातार विश्लेषण करते रहते हैं। हमारा आग्रह है कि राजनीति को आप गहराई से समझें, अच्छे लोगों को राजनीति में लेकर आए, क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग लगातार राजनीति से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि राजनीति को एक बदनाम व्यवसाय की तरह प्रचारित किया गया है। कुछ लोग व्यवसाय के रूप में राजनीति से जुड़ते हैं, अपना फायदा देखते हैं। देश और समाज का भला चाहने के लिए अच्छे इरादे से अच्छे लोगों को सामने आना चाहिए, वरना बुरे लोग हमेशा ऐसी व्यवस्था में काबिज रहेंगे। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।